ये बात बिल्कुल सही है कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह जी की फांसी रुकवा सकते थे। ये उनके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसी सिचुएशन बनी? क्यों महात्मा गांधी जी ने जिक्र तक नहीं किया सरदार भगत सिंह के बारे में अपने समझौतों में? इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट को महज एक धोखा क्यों कहा है? ये सब हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये गांधी युग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जाना कि गांधी जी का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। साउथ अफ्रीका गए वो केस लड़ने, वहां पर उन्होंने भारतीयों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे उसके लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किए 1906 में पहली बार। फिर जब ये 1915 में 9 जनवरी को भारत लौटे, साबरमती आश्रम की स्थापना किए। फिर इनको ले जाया गया, बिहार बुलाया गया। बिहार में जाकर के चंपारण सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद इनके आंदोलन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जैसे फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है। उसके बाद फिर ये अहमदाबाद मिल आंदोलन करते हैं। फिर यहाँ पर घटनाएं होती हैं कुछ, जैसे रोलेट एक्ट आ जाता है, काला कानून। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 1919 में। तो इन दोनों के खिलाफ ये असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था कि चौरा चौरी की घटना हो जाती है। चौरा चौरी में 22 पुलिसकर्मी और 3 सिविलियंस मारे जाते हैं और पुलिस स्टेशन को जला दिया गया रहता है एक्चुअली में भीड़ के द्वारा। इससे रुष्ट होकर के ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए रहते हैं। अब असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद, यहां तक तो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब इसके बाद की घटनाएं आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अब देखो, असहयोग आंदोलन ना इतना बड़ा आंदोलन हो चुका था, पूरे देश का आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था कि इसको जब अचानक से महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया तो जितने भी लोग थे सब बिल्कुल नाराज हो गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले ही पार्ट में बताया था कि गांधी जी का स्वभाव ना थोड़ा सा अड़ियल टाइप का था। जैसे होते नहीं है, घर में दादाजी होते हैं, थोड़ा सा अब बुजुर्ग हो भी गए थे ये भी, तो वो अड़े रहते हैं एक बात पर। तो ऐसे ही टाइप के ये थे। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, समझाया कि भाई बंद मत करो आंदोलन, पूरा देश इकट्ठा हुआ है, हम लोग को आजादी मिल सकती है अगर हम लोग थोड़ा सा प्रयास करें तो। लेकिन ये अपने सिद्धांतों के, अपने जो इनका आइडियोलॉजी जो था उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। इन्होंने कहा हिंसा हुई है और हमारा जो आंदोलन था अहिंसक था, इससे बहुत सारे इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए असहयोग आंदोलन को वापस लेना होगा। कांग्रेस के जितने भी थे सभी लोग खिलाफ में आ गए थे। बहुत सारे लोग खिलाफत करने लगे थे, सुभाष चंद्र बोस जी हों या सभी लोगों ने बहुत आलोचना की थी। लेकिन धीरे धीरे करके सब लोग मान गए कि हाँ चलो ठीक है, सहमत हो गए, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो नहीं माने थे। कुछ लोगों में जैसे चित्तरंजन दास जी थे, जैसे मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम अपना अलग से पार्टी बनाते हैं। तो इलाहाबाद में 1923 में इन्होंने क्या किया कि जाकर के इलाहाबाद में, आज भी अगर आप जाओगे आनंद भवन है, जिसको पहले स्वराज भवन के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा गांधी जी जो कि फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनका जन्म भी उसी भवन में हुआ था। तो स्वराज भवन में ही इन्होंने स्थापना करी किसकी? स्वराज पार्टी की। अब जो ये स्वराज पार्टी थी तो इसके अध्यक्ष तो थे चित्तरंजन दास जी, लेकिन इसके सचिव बनाए गए थे, सचिव थे मोतीलाल नेहरू। तो ये दोनों ने स्थापना करी कुछ और लोगों को लेकर के। अब इसको खिलाफत कांग्रेस स्वराज पार्टी भी कहा जाता था, यानी कांग्रेस पार्टी से ही अलग हुई थी उसके खिलाफत में। बाद में स्वराज पार्टी के नाम से ज्यादा फेमस हुआ। फिर कुछ दिन बाद एक और घटना हो जाती है। एक्चुअली में ना HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद वगैरह थे, इन लोग का 10 लोगों का ग्रुप होता है। वो 1925 में 9 अगस्त को काकोरी कांड कर देते हैं। काकोरी कांड क्या था? एक्चुअली में दोस्तों, सहारनपुर से लखनऊ आने वाली 8 डाउन ट्रेन थी। उसमें खजाने आ रहे थे अंग्रेजों के, खजाने, हथियार वगैरह भी थे। पैसेंजर ट्रेन थी, पैसेंजर्स भी थे उसमें और खजाने भी आया करते थे। तो उसी ट्रेन को ये लोग लूटने का प्लान बनाए। एक्चुअली में इन लोगों ने जो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था उसका फंड बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसको चलाने के लिए इनको फंड चाहिए था, फंड की आवश्यकता थी। साथ ही साथ ये लोग अंग्रेजों पर एक बड़ा प्रहार भी करना चाहते थे, उन पर एक गहरी चोट भी डालना चाहते थे। इसके लिए काकोरी ट्रेन एक्शन का ये लोग प्लान बनाते हैं। प्लान बहुत सिंपल था। ट्रेन आएगी काकोरी में, काकोरी के पास पे उस पर चढ़ेंगे, जैसे ही धीरे होगी उसके बाद फिर खजाना लूट करके वापस आ जाएगा शांति से, बिल्कुल वायलेशन नहीं करना है। और होता भी लगभग लगभग ऐसा ही है। काकोरी की वो रात आज भी यादगार है। एक्चुअली में होता क्या है, देखो, शाहजहांपुर, अच्छा एक चीज मैं आपका डाउट अभी क्लियर कर दूंगा। कहीं कहीं पर शाहजहांपुर लिखा रहता है, शाहजहांपुर से लखनऊ आने वाली 8 डाउन ट्रेन, कहीं कहीं पर सहारनपुर से लखनऊ का 8 डाउन ट्रेन है। अभी कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। तो वहां पर 8 डाउन जो ट्रेन थी, ब्रिटिश सरकार के खजाने उसमें आ रहे थे। वहां से ये लोग 8,000 रुपए लूटे थे।
अब आप कहोगे 8,000 कौन सी बड़ी बात है? 8,000 1925 में आप सोचो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, इन्फ्लेशन भी ऊपर बढ़ी थी, 8,000 की कीमत बहुत ज्यादा थी। तो उस 8,000 को ये लोग लूटे थे। वहां से कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल मेन प्लानिंग यही किए थे, पूरा प्लानिंग इन्होंने बनाया था। अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिन बख्शी, ये सब इसमें शामिल थे। 10 लोग थे तो केवल इन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। देखो जैसे फिल्मों में आप देखते हो ना कि जैसे हीरो टाइप के, अगर जैसे हीरो रहते हैं वो चाहते हैं कि पब्लिक को नुकसान ना पहुंचे, ऐसे ये लोग भी थे। ये लोग जब घुसे तो उसमें पैसेंजर भी बैठे थे, तो इन लोगों ने शांति से बंदूक वगैरह दिखाया, उसके बाद कहा कि आप लोग शांत रहो, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस शोर न मचाओ, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो, हम लोग अपना काम करेंगे और निकल जाएंगे। 2-4 गार्ड भी उसमें थे अंग्रेजों के भी, तो उन्होंने गोलियां वगैरह शुरू कर दी। इधर से भी फायरिंग हुई, उधर से भी फायरिंग हुई। अब उसमें एक शख्स था, वो हड़बड़ाहट में वो नीचे की तरफ भागने की कोशिश किया, सोचा धीमी है ट्रेन, कूद जाएंगे, लेकिन जैसे वो गेट पर गया उसको गोली लग गई, तो केवल वही एक शख्स मारा गया था। बाकी इसमें जो है किसी की मृत्यु वगैरह नहीं हुई थी। सब कुछ आसानी से ये लोग लूट करके भाग गए। अच्छा, भागने के बाद सजा किसको किसको हुई? तो सजा में देखो फांसी हो जाती है राम प्रसाद बिस्मिल जी को। राम प्रसाद बिस्मिल जी ये वही हैं जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये गाया था। इसके अलावा आपने बहुत ही फेमस सॉन्ग सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसको भी इन्होंने ही गाया था। तो ठाकुर रोशन सिंह थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे और अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी दे दी जाती है। और और बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा होती है। काला पानी की सजा में जैसे सचिंद्र सान्याल थे, सचिंद्र बख्शी थे, बाकी क्रांतिकारियों को 14 साल से 4 साल के लिए जेल होती है। काला पानी की सजा में बेसिकली ये लोग ले जाकर के एक वीरान द्वीप पर जेल में बंद कर देते थे। काला पानी की जो सजा करते थे, अमूमन ये लोग जाकर के अंडमान निकोबार में बंद किया करते थे जेलों में। तो द्वीप रहता था, बहुत सारे द्वीप हैं, तो वहां पर बंद कर दिए, किस कब आओगे कब नहीं आओगे कुछ पता नहीं रहता था। तो फिलहाल ये काकोरी कांड था। अच्छा, ये काकोरी मैंने जैसे कि आपको बताया कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, इसमें आधे घंटे लगे हमें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारी जगह अलग अलग लिखा गया है। कहीं पर दिखेगा सहारनपुर से लखनऊ आने वाली 8 डाउन ट्रेन, कहीं कहीं पर शाहजहांपुर से। तो इसको मैंने जाकर मैप में देखा, अच्छे से इसका पूरा रूट निकाला, तो पता चला कि शाहजहांपुर आपको दिखेगा यहाँ पर और सहारनपुर दिखेगा यहाँ पर। तो एक्चुअली में वही ट्रेन थी जो सहारनपुर से आ रही थी, शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ जा रही थी। और काकोरी आपको मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल लखनऊ के पास में। तो यहीं पर ये ट्रेन एक्शन होता है। ट्रेन एक्शन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने 2021 में, जो कि यूपी के सीएम है, ये 2021 में इन्होंने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये घटना होती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा अंग्रेजों पर चोट की जाती है। इसके बाद देखो वो अलग चल रही है कहानी, और यहां पर एक अलग कहानी चल रही है। मतलब जो राजनीतिक दल वाले टाइप के हैं, जो समझ लो कि बड़े बड़े थिंक टैंक वाले हैं जो राजनीति में हैं, वो लोग सहूलियत से अपने अपने स्टेप से चल रहे थे। और यहाँ पर जो क्रांतिकारी लोग थे, ये अपने स्टेप से आजादी दिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। सबका अपना अपना तरीका था, लेकिन लक्ष्य एक ही था, आजादी पाना। अब यहां पर जब ये काकोरी घटना हो जाती है, तो उधर वाला प्लाट जो है किसी और वीडियो में बताऊंगा। देखो मैं इस वीडियो में ना कोशिश कर रहा हूं हर सेगमेंट को आपको धीरे धीरे ऐसे बगल बगल से छूता हुआ निकलता चला चलूं, जिससे आपको हर सेगमेंट के बारे में कहानी भी पता चलती जाए और बहुत ज्यादा डीप में भी जाना ना पड़े, और स्टोरी भी आपको कंप्लीट मिल जाए। आपको एक एक सेगमेंट को आप अगर कमेंट करके कहोगे तो मैं डीप में जाकर के अलग अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा हर एक घटना को और अच्छे से। लेकिन इस वीडियो में हम लोग हर एक घटनाओं को छूते छूते चलेंगे बगल से, ठीक है? चलो, इसके बाद क्या होता है, 1928 में ना साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन क्या आता है, किस लिए आता है? भारत में कानून व्यवस्था को कैसे चल रही है, कैसे इसको आगे और चलाना है, क्या कुछ करना है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, तो इस पर फिर से और ज्यादा एक्शन लिया जाए, कुछ कानून सख्त किए जाएं, इसके लिए साइमन कमीशन आया। तो इसका पुरजोर विरोध हुआ। कारण क्या था? कारण यह था कि इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, किसी भी भारतीय सदस्य को नहीं रखा गया इस आयोग में। तो भारतीयों ने कहा ये कौन सी बात हुई भाई कि आप लोग इंडिया में रूल लगाने आ रहे हो और किसी इंडियन को उसमें ले ही नहीं रहे हो कि हमारे यहाँ क्या रूल होना चाहिए। आप अंग्रेज लोग आके डिसाइड करोगे क्या कि हमारे यहाँ की कैसे चलेगा? तो अब बहुत हो चुका, जब तक चलाए तब तक बहुत था, अब नहीं चलने देंगे। फिलहाल 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आता है विलायत से मुंबई, मुंबई से दिल्ली में आता है, दिल्ली में पुरजोर विरोध होता है, जमकर विरोध होता है, काले झंडे दिखाई जाते हैं, गो बैक साइमन कमीशन ये नारा लगाया जाता है, मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ। फिर ये विरोध हुआ, साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है। लाहौर में दोस्तों, लाहौर में भी विरोध होता है और लाहौर में विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बहुत ही शानदार लीडर थे,
ठीक है, शेरे पंजाब भी कहा जाता है इनको। तो ये अपने नेतृत्व में विरोध कर रहे थे, इन्होंने गो बाय साइमन कमीशन वगैरह नारादेही रहे थे ये सब लोग। लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज होता है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब पर लाठियां बरसाई जा रही थी। जैसे लाठी वगैरह चलाने का भी ना पुलिस वगैरह को कहा जाता है कि भाई ऐसी जगह मारना कि मरे ना व्यक्ति, हाथ पे मार दो, पीठ पे मार दो, चलेगा। ये लोग सर पे मार रहे थे, तो सर पे मारने के बाद सर पर ही लाठी लग गई इनको, लाला लाजपत राय जी को। और लाला लाजपत राय जी की कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ दिन ये एडमिट थे, और कुछ दिनों के बाद इनकी 17 नवंबर को 1928 में मृत्यु हो गई। शेरे पंजाब के नाम से ये जाने जाते थे लाला लाजपत राय जी, यहां पर आपको दिख जाएंगे। फिर 2 साल और आगे बढ़ते हैं, 1930 आता है। 1930 में गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, हमारी कुछ मांगे हैं, इसको पूरा करिए। इन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी इरविन के सामने। उस टाइम पर इंडिया का वायसराय इरविन था। तो 11 सूत्री इन्होंने मांगे रखी। मांगे कौन कौन सी थी? जैसे जैसे सेनाओं पर खर्च कम कर दो, है ना, सेनाओं पर बहुत ज्यादा खर्च क्यों कर रहे हो, वो खर्च लगाओ भारत में, बाकी नागरिकों पर। टैक्स वगैरह कम कर दो, भारत में जो फालतू के बिना किसी मतलब के कैदियों को भरे जा रहे हो जेलों में, कैदियों को रिहा करो। तो ये सभी इनकी मांगे थे। लेकिन एक बात इसी में था, इन्होंने हमेशा कहा कि जो अहिंसात्मक रूप से प्रदर्शन कर रहे थे उनको आप जो भर लिए हो उनको रिहा करो, जो हिंसा करके गए थे उनको आप छोड़ो या ना छोड़ो वो आपके ऊपर है, लेकिन जो अहिंसात्मक रूप से प्रदर्शन कर रहे थे उनको क्यों आप धर लिए हो, उनको बाहर करो। ये महात्मा गांधी जी के विचार थे। अच्छा, कोई बात नहीं मानी गई। ये 11 सूत्री जो मांग थी इनमें से कोई की ईमानदारी नहीं हुई। गांधी जी ने कहा ठीक है, भूल गए हम कौन है, शुरू करते हैं आंदोलन। तो इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। दांडी यात्रा के लिए 12 मार्च 1930 को इन्होंने क्या किया कि 78 अनुयायियों का इंटरव्यू, बाकायदे इंटरव्यू लिया गया था। देश के अलग अलग कोने से बुलाया गया था लोगों को, बाकायदे इंटरव्यू लिए गांधी जी। 78 ऐसे अनुयायियों को चुने और 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकल पड़े। साबरमती आश्रम से निकल पड़े किस लिए? ये गए नमक कानून तोड़ने। एक्चुअली में नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा था। महात्मा गांधी जी का ये कहना था भाई यार, नमक तो हम लोग फ्री में उत्पादन कर रहे हैं, समुद्र का पानी है, अब पानी पर भी टैक्स लगाओगे, नमक पर भी टैक्स लगाओगे, ये कौन सी बात हुई? खेती पर लगा रहे हो, चलो ठीक है, खेती पे काम होता है, मेहनत होता है, उस पर टैक्स लगा रहे हो, चलो कुछ बहुत ले जाओ, लेकिन अब नमक पर लगा रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, नमक कर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए दांडी मार्च शुरू किया, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं कभी कभी। तो ये चले गुजरात में, साबरमती जहां आश्रम है वहां से चलते हैं, 395 किलोमीटर तक चलते हैं। ठीक है, शुरुआत में ये 78 अनुयायियों के साथ शुरू किए थे और दांडी नाम के स्थान पर पहुंचने का इनका टारगेट था कि वहां पहुंचेंगे, समुद्र का किनारा है, वहीं पर हम लोग नमक कानून तोड़ेंगे और उसके बाद फिर प्रदर्शन करेंगे। ये जब निकले ना तो केवल 78 व्यक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या ये लाखों में होती चली गई। मतलब लोग इतना तेजी से कनेक्ट होने लगे, लाखों में संख्या पहुंच गई। तो लाखों में जब संख्या पहुंच गई तो इसे सुभाष चंद्र बोस जी फिर से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, उन्होंने इसकी तुलना, इस यात्रा की तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन से कर दी कि उस टाइम पर भी मुसोलिनी और नेपोलियन वगैरह के भी बहुत सारे ऐसे फॉलोअर हुआ करते थे, लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। तो महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा निकालते हैं, पहुंचते हैं दांडी नाम के स्थान पर, वहां पर आज स्मारक भी ऐसे कुछ बना हुआ है। तो वहां पर कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी झुकते हैं, उठाते हैं एक चुटकी नमक। अब देखो वहां पर अगर आप थोड़ा बहुत पता हो तो नमक जहां उत्पादन होता है, नमक के खेत बनाए गए रहते हैं ना, वहां पर पानी आता है, रुकता है समुद्र का, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो नमक बन जाता है सूखने के बाद। तो वहां से एक चुटकी मिट्टी उठाए और उसके बाद कहे, इस एक चुटकी भर मिट्टी से या नमक से मैं अंग्रेजों की नींव हिलाने वाला हूं। और होता भी यही है। यहीं से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी विनय पूर्वक अवज्ञा। देखो बहुत ही गहरा मतलब है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि असहयोग आंदोलन मतलब कि सहयोग ना करना, नॉन कोऑपरेशन, ऐसे ही सविनय अवज्ञा मतलब विनय पूर्वक, सविनय मतलब विनय पूर्वक, अवज्ञा आज्ञा का ना पालन करना, आज्ञा की अवहेलना करना। तो विनय पूर्वक हम कहेंगे, आप कहोगे ये चीज कर दो, हम कहेंगे नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। विनय पूर्वक कर रहे हैं बड़े आराम से, ये नहीं, नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, ये नहीं, नहीं भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा। विनय पूर्वक अवज्ञा करो, सब अवज्ञा करने लगे भाई। अब जब सब करने लगे तो अंग्रेजों का हालत खराब। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये यहां से शुरू हुआ, लाखों लोग इकट्ठा हो चुके थे। इरविन खुद बुलाए महात्मा गांधी को कि आओ भाई आओ, हमसे समझौता कर लो, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं।
अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, ये एक्चुअली में 1930 से 1934 तक चला था। दो स्टेज में चला था। एक बार तो ये 1930 से चला था 1931 तक, और दूसरी बार 1932 से, बीच में यही गैप रहा एक साल का, 1932 से 1934 तक चला था। ठीक है, तो क्या क्या घटनाएं हुई, क्यों दोबारा चलना पड़ा, ये भी बताऊंगा अभी। 1930 से 1931 तक चला। उसके बाद इरविन बुलाए इनको, बुलाए, कहे कि ठीक है हम डील करते हैं, हम लोग बैठ करके बातचीत करते हैं। इरविन बुलाए और गांधी जी से समझौते की कुछ बातें हुई। समझौते की बातें हुई कि दांडी मार्च के राजनीतिक जो बंदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। ध्यान रहे, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। भारतीयों को फिर से मिला नमक बनाने का हक, यानी कि भारतीयों को नमक बनाया, भारतीय जो है नमक बना सकते हैं, टैक्स भी नहीं लगेगा। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र किए गए, अस्वीकार किए गए, मतलब आंदोलन के दौरान मैंने आपको बताया ना सविनय अवज्ञा करना, तो बहुत सारे लोग रिजिग्नेशन दे दिए थे और त्यागपत्र दे दिए थे, तो वो त्यागपत्र जो है वो अस्वीकार किया गया, मतलब सब लोग फिर से अपने काम पर लौटे। आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति भी सबको लौटाई गई। अंग्रेज भी एक्शन ले रहे थे भाई कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी संपत्तियां जब्त कर लो, लेकिन उसके खिलाफ भी एक्शन वो हुआ, लौटाई गई और वो चीजें हुई। ध्यान रहे, यहां पर जो है राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया और हिंसा के आरोपियों को छोड़ने की बात तक नहीं हुई कि हिंसा के आरोपी जो हैं उनको छोड़ करके जो अहिंसक रूप से, जो राजनीतिक रूप से हैं, उन्हीं को छोड़ा जाए। यही गलती कर गए, यही गलती कर गए। यहीं पर पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरे जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, सब लोग गांधी जी पर प्रेशर बनाए। पूरा देश की जनता सब प्रेशर बना रहे थे, भगत सिंह के बारे में भी कहो, भगत सिंह की फांसी रुकवाओ। एक्चुअली में भगत सिंह जी को 1930 में ही अक्टूबर में, यहां पर 1931 की बात हो रही है, अक्टूबर में उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी कि फांसी इनको दी जाएगी। लेकिन कब दी जाएगी, समय आएगा तो पता लगेगा, अभी जेल में बंद रहे। तो पूरा देश में एकदम आक्रोश फैला हुआ था। भगत सिंह जी को मामूली मत समझो, ये ऐसे मतलब आप जैसे आर्टिकल्स में सुनते हो कि 23 साल का लड़का था, 23 साल का, मात्र 23 साल का समझ करके ये छोटा मत समझना। 23 साल में इन्होंने वो कारनामे कर दिए थे जो आजकल के युवाओं में तो मतलब असंभव ही लगेगा। बहुत सारे इन्होंने पत्रिकाएं लिखी थी, पूरा देश में एक जुनून सा पैदा कर दिया था इन्होंने। भगत सिंह ने इतने बड़े बड़े चोट पहुंचाए थे, समझ लो अंग्रेजों के खिलाफ। भगत सिंह, ठीक एक एग्जाम्पल ले लो सिंपल सा, नीरज चोपड़ा आप देखते हो, मात्र 25 साल की उम्र है बंदे की, लेकिन विकिपीडिया पर जाकर के उनका अचीवमेंट का, उनके मेडल्स का बस एक टेबल देखो। ऐसे ऐसी जगह पर जाकर मेडल जीता है बंदा कि पूरे पूरे लाइफ तक कोई खिलाड़ी सपना देखता है ऐसे मेडल जीतने का, और अभी भी उम्र मात्र 25 वर्ष है। ऐसे ही ये भी मात्र 23 वर्ष में वो कारनामे कर दिए थे, पूरे देश की जनता इनसे कनेक्ट हो चुकी थी। तो पूरी देश की जनता, कांग्रेस पार्टी के सभी मेंबर, सुभाष चंद्र बोस जी, सब लोग अंधा सपोर्ट कर रहे थे, सब लोग खुला सपोर्ट कर रहे थे, महात्मा गांधी जी पर दबाव बना रहे थे कि भगत सिंह के बारे में भी कहो, गांधी इरविन समझौता में आप बात करो और वहां पर इनको, इनकी फांसी जो है रुकवाने की बात करो। अब देखो, इनके लिए ना मात्र समझ लो जैसे आज के टाइम पर कहते हैं ना फोन कॉल घुमाने जैसा था, ये इनके बाएं हाथ का खेल था। अगर ये चाहते, इतना पावरफुल थे, अगर ये चाहते तो फांसी रुकवा सकते थे। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया था, ये थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव के थे, थोड़ा सा अपने सिद्धांतों के प्रति एक वो थे, जुनूनी थे। इनका मानना यह था कि हिंसा किसी भी चीज में बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम लोग जो चल रहे हैं वो अहिंसक रूप से चल रहे हैं। अगर अहिंसक रूप से ही चलेंगे तभी उसमें हम लोग अपनी बात रख पाएंगे। ऐसा क्या कि मतलब हम लोग अहिंसक रूप से चल रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल समझो, सत्य हरिश्चंद्र जी की भी जब परीक्षा ली गई थी, उनके बेटे की मृत्यु तक हो गई थी और उनकी पत्नी ही आई थी उसका अंतिम संस्कार कराने, वहां पर भी कितनी कड़ी परीक्षा देनी पड़ी थी। ऐसे इनको भी बहुत सारी कड़ी परीक्षाएं देनी पड़ी। इन्होंने लेकिन अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा, अहिंसा पर ही हमेशा टिके रहे, और इसी वजह से इनकी आलोचना भी होती है कई कई बार। तो ये एक बात था। अच्छा, भगत सिंह को किस केस में दिया गया था? लाहौर षड्यंत्र केस में इसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। किसी दिन अगर आप कमेंट करके कहोगे तो ये पूरा केस में आपको भगत सिंह पर वीडियो अलग से बना करके समझा दूंगा। तो 3 व्यक्तियों को फांसी दी जानी थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने 20 मार्च 1931 को एक बहुत ही विशाल जनसभा भी की थी नई दिल्ली में। मतलब 23 मार्च को फांसी दी जानी थी, 20 मार्च को 3 दिन पहले बहुत विशाल जनसभा भी किए दिल्ली में, और खूब मतलब लोगों को कनेक्ट किए, विरोध एक बनाने का, एक प्रकार से दबाव बनाने का अंग्रेजों का। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अंततः 23 मार्च को फांसी दी गई, और इनको फांसी दिए जाने के दिवस को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 23 मार्च को। भगत सिंह जी थे, राजगुरु जी थे और सुखदेव थापर जी थे। इनको लाहौर जेल में फांसी दी गई
तीनों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते समझ लो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते देते फांसी के फंदे पर चढ़ गए देश के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन होता है, उधर चल रहा होता है। एक प्लाट ये भी है, एक तरफ स्टोरी ये भी चल रही है। 1930 में, 1931 में और 1932 में ये तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन बेसिकली ऐसे गोल टाइप की मेज रहती थी लंबी, इसमें भारत की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी आकर के अपनी दलीलें सुनाती थी। लंदन में ये हुआ करता था गोलमेज सम्मेलन। तो पार्टियों को टिकट भी जाता था, खर्चे भेजे जाते थे टिकट के कि टिकट करा करके सब लोग आ जाओ, और उसके बाद यहाँ पर जाकर के ये लोग अपनी अपनी बातें रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लेने से मना कर दिया। सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बावजूद भी हिस्सा किसी भी गोलमेज सम्मेलन में नहीं लिए। इसके अलावा क्योंकि वो लोग जानते थे ये लोग अपनी मनमानी ही करेंगे, जब वहां बुला करके कर रहे हैं तो क्या तुम्हारी बात सुनेंगे, भारत में तो बात सुनते नहीं। इसके अलावा महात्मा गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई फायदा नहीं निकला। इनकी बात वो नहीं माने, उनकी बात ये नहीं माने, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले इकलौते ये भारतीय एक प्रमुख लीडर रहे। ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में अपने खर्चे पर गए थे। जैसे मैंने आपको बताया उधर से टिकट भेजा जाता था, लेकिन ये अपने खर्चे पर तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो कांग्रेस ने किसी में नहीं हिस्सा लिया, गांधी ने दूसरे में हिस्सा लिया और डॉक्टर अम्बेडकर ने तीनों में लिया। गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 तक। फिर पूना पैक्ट आता है, इसको भी हम लोग जानते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। एक्चुअली में ये जब तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे ना डॉक्टर अम्बेडकर जी, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इनको एक एक विशेष प्रकार का एक समझ लो कि अवार्ड मिला था, जिसे कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड मिला था, उसके तहत क्या था कि जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग को 2 बार वोट करने का अधिकार मिलेगा। एक बार तो वो किसी दलित लीडर को चुन सकते हैं और एक बार वो सामान्य वोटिंग कर सकते हैं, तो 2 बार वोटिंग का उसे अधिकार मिला। ये कम्युनल अवार्ड जो है इसको लेकर के आते हैं, लेकिन फिर गांधी जी इनको इनवाइट करते हैं पूना पैक्ट के लिए, पूना समझौता में। ये बेसिकली पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि पुणे की यरवड़ा जेल में, आज भी यह जेल है, तो वहां पर ये हुआ, समझौता हुआ, डील हुआ दोनों में, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। गांधी जी यहाँ पर चालाकी दिखा ले गए, लपेट ले गए इनको, और 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसी वजह से ये जो है, इसमें कई सारी चीजों पर डील होती है, अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर साहब बाद में जो है ये रुष्ट हुए और बहुत कहा सुनी हुई इन दोनों में। इन्होंने बहुत ज्यादा बुराइयां की, पूना पैक्ट की भी बुराइयां की खुल करके, कि पूरा पूना पैक्ट जो था एक धोखा था, छलावा था, और जिसमें हम लोग फंस गए। यहाँ पर भी आप देख पाओगे, जैसे इन्होंने कहा था कि द महात्मा एक्ट विल रिजल्ट इज नथिंग बट टेररिज्म बाय हिज फॉलोअर्स अगेंस्ट डिप्रेस्ड क्लासेस, मतलब जो कमजोर, जो दबा हुआ वर्ग है, उनके खिलाफ एक टेररिज्म के टाइप का है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है पूना पैक्ट के बारे में। बाद में ब्लैकमेल दिवस भी कहा गया, मतलब इसकी खूब आलोचना हुई। 1940 में उन्होंने अपने किताब में भी इसके बारे में जिक्र किया डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। फिर उसके बाद स्टेज 2 आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ये दूसरा चरण था, मैंने आपको जैसे बताया ना 1930 से 1934 तक चला था। सेकंड स्टेज आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। जब देखते हैं कहीं बात नहीं बन रही तो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करो। लेकिन ना जनता जो है वो रूठ चुकी थी महात्मा गांधी से। क्या यार, बार बार जब भी कुछ होता है आंदोलन करते हो, लेकिन जैसे ही चरम सीमा पड़ता है तो ऐसे समझौता करके उसको डाउन कर देते हो, कोई फायदा होता नहीं है। ऐसे असहयोग आंदोलन एकदम सीमा पर पहुंचा था चरम पर, तो फिर तुरंत गिरा दिए। दांडी यात्रा में भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, काफी प्रेशर बना था, फिर उसको अचानक से समझौता करके डील करके गिरा दिए। तो इस वजह से इस बार उतना मतलब हाइप नहीं क्रिएट हो पाया। अब हाइप नहीं क्रिएट हो पाया तो 1934 में धीरे से इन्होंने समाप्ति की घोषणा कर दी कि चलो बंद करते हैं। चला भैया, कुछ दिन ऐसे 2-4 साल गुजरा, 1939 आया। 1939 में होता क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को फिर जरूरत इंडियंस की। भाई पहले वाले में, पिछले वाले में तो गांधी जी को ये लोग मना ले गए थे कि चलो इन्फ्लुएंस करो और लोगों की भर्ती कराओ। तो मैंने आपको बताया था ना पिछले एपिसोड में, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला एपिसोड जरूर देखिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी को शुरू में भारतीयों द्वारा भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता था। क्रिप्स मिशन लाया गया। क्रिप्स मिशन बेसिकली इसीलिए था कि जाओ इंडियंस को कहो, इन्फ्लुएंस करो कि फिर से जरूरत है हमें, आए हमारे लिए युद्ध लड़ें, अब की बार तो पक्का हम आजादी दिला देंगे। लेकिन इस बार जितने भी भारतीय थे वो समझ चुके थे इनकी रणनीति कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। जब ये प्रेशर में आते हैं, जब ये दबाव में आते हैं तो आके रिक्वेस्ट लगाते हैं। और ये लोग पता है क्या करते थे, इंडियंस को बुला करके ले जाते थे वहां पर,
सामने खड़ा कर देते थे और अपना पीछे हो जाते थे। अपने जो अंग्रेज के जो रहते थे सिपाही, वो पीछे हो जाते थे, आगे इंडियंस को कर देते थे। अब खुद सोचो, इंडिया में उस टाइम पर उतना ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं लोग, ठीक है, मतलब अगर आम गरीब जनता को लेकर जा रहे हो, पढ़े लिखे थे नहीं, गन का ट्रेनिंग भी उतना ज्यादा खास नहीं था गन चलाने का, ऊपर से तुम ले जाकर के इंग्लैंड में डाल दिए, वो लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये तो वही हुआ है ना कि जाकर के बिल्कुल नर्क में डाल दिए हो। आज भी अगर किसी एक सामान्य नागरिक को उठाकर ले जाकर लंदन में रख दो, लंदन में उससे कहो कि वो कोऑपरेट कर ले, तो उसको तो पहले समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, अपने लहजे में अंग्रेजी बोलते हैं, स्पीड में अपनी उनकी एक फ्लो होती है। जैसे मैं यहाँ पर फ्लो में आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, तो उस फ्लो में समझ पाना थोड़ा सा समय तो लगेगा ना एक नॉर्मल इंसान को। जो पढ़े लिखे हैं चलो उनके लिए नॉर्मल चीज है, सही बात है। तो इस बार तो इंडियंस गए नहीं वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने, तो ये इनका पूरा क्रिप्स मिशन फेल रहा। इस पर महात्मा गांधी जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक जो है जल्दी ही डूबने वाला है। महात्मा गांधी जी ने कहा था ये क्रिप्स मिशन को लेकर। अच्छा, ये असफल रहा। फिर 1942 में ही 8 अगस्त आता है। 8 अगस्त के दिन महात्मा गांधी जी ने घोषणा कर दी कि चलो भैया हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करते हैं, अंतिम मूवमेंट, अंतिम आंदोलन, अपना लाइफ का अंतिम आंदोलन। अब ये करो या मरो का ही बात है, या तो करेंगे, या तो हम लोग आजादी लेकर रहेंगे, या तो आजादी लेने की दिशा में मर जाएंगे। इसीलिए करो या मरो का नारा यहां पर दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। 8 अगस्त को घोषणा की गई। 9 अगस्त को कांग्रेस वगैरह लोगों ने भी सपोर्ट दिखा करके फाइनल पारित कर दिया, और 9 अगस्त से शुरू हो गया 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत बड़ा आंदोलन था, मतलब इस बार क्योंकि डू और डाई वाला था, करो या मरो वाला, तो पूरा सब लोग इकट्ठा हो गए थे, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अब अंग्रेजों के सामने कई तरफ से प्रहार हो रहे थे। इधर महात्मा गांधी जी सॉफ्ट तरीके से दे रहे थे, उधर वर्ल्ड वार में वो लोग वर्ल्ड वार में बहुत सारे सैनिक लगाए थे, उधर झेल रहे थे। इधर सुभाष बाबू कम थोड़ी न थे, ये भी लगाए पड़े थे, कहीं न कहीं इन लोग को चोट पहुंचा ही जा रहे थे। तो कई तरफ से प्रहार झेलना पड़ रहा था अंग्रेजों को। तो इसे अगस्त क्रांति भी कहा गया, क्योंकि ये 8 और 9 अगस्त को शुरू हुआ था। अच्छा, ये 9 अगस्त जो है बड़ा समझ लो क्रिटिकल डेट है यार। देखो, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, 9 अगस्त को यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। आगे चलकर 1945 में हिरोशिमा नागासाकी आप देख ही रहे हो, 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हमला भी हो गया, विश्व युद्ध भी खत्म होने का यही तारीख है। फिलहाल जो भी है वो तो कोइंसिडेंस है। अच्छा, अगस्त क्रांति जब हुई, पूरा इंडिया एक साथ हो गया, एक सुर में खड़ा हो गया, तो इसके खिलाफ अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। ऑपरेशन जीरो आवर में इसने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं सबको जेल में डालना शुरू, सबको जेल में डालना शुरू किया उन्होंने। महात्मा गांधी को हालांकि इन्होंने एक अलग से जगह कैद किया था, मतलब नजरबंद टाइप का, वहां पर सारी व्यवस्थाएं थी। इस पर भी कुछ लोग विरोध करते हैं। देखो, बात ये है कि जैसे कोई बड़ा लीडर है ना, अब उसको किसी सामान्य जेल में नहीं डालेंगे, नहीं डाला जाता है अमूमन, उसको रेपुटेशन दिया जाता है, और ये आज भी चल रहा है। आज भी कोई बड़ा से बड़ा लीडर हो तो अंदर व्यवस्था पा ही जाता है थोड़ा सा। फिलहाल गांधी जी को बिरला हाउस में, बाकी जितने लीडर्स थे उनको जेलों में डाल दिया गया, भर दिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। फिर धीरे धीरे ऐसे आंदोलन वगैरह ये सब धीरे धीरे छुट्टा पुट्टा चलता रहता है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत आगे भारत का विभाजन होने की बात चलती है। मतलब अंग्रेज समझ चुके थे अब तो भैया जाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया, अब चला नहीं जा रहा है, संभला नहीं जा रहा है हमसे, तो अब छोड़ना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे आगे घटनाएं हुई, वो मैं पॉलिटी की वाली क्लास में आपको अच्छे से समझा भी चुका हूँ। आगे भी मैंने जैसे कि बताया आपको कि बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट को आपको अलग से भी वीडियो बना करके दी जाएगी। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होता है। ये बंटवारा कुछ ऐसा था कि एक एक साहब थे रेडक्लिफ साहब, इनको बुलाया गया, इनको बुलाया गया, अब पता नहीं नशे में धुत थे क्या थे, इनको बुलाया गया, इनसे कहा गया कि बंटवारा करना है, बॉर्डर बनाओ। तो ये भाई साहब शाम को शायद लगा लिए थे, ये बैठे मैप का नक्शा लिए, इनको कुछ नहीं पता था कि भारत कैसा है, कैसा यहाँ पर रेंज है। जैसे भारत के लोग चाह रहे थे, जो लीडर्स थे, कि प्राकृतिक सीमा का विभाजन हो। जैसे ऊपर में हिमालय है, तो हिमालय अपने आप भारत को, नेपाल को अलग कर देता है, चाइना को अलग कर देता है, कुछ इस प्रकार से भारत के लोग चाह रहे थे प्राकृतिक सीमा हो। लेकिन ये क्या किए कि उठाए नक्शा, जितने भी पुलिस स्टेशन थे उसको कनेक्ट करते चले गए वहां पर पेन से, और उसके बाद कहे बस हो गया ये नक्शा। अब उसी में पता लगा कि किसी का घर आ रहा है पाकिस्तान में, द्वार उसका आ रहा है हिंदुस्तान में, किसी का पता लग रहा है कि आंगन आ रहा है, आधा आंगन भारत में आ गया, आधा आंगन चला गया उधर। तो
भाई छोड़ना ही पड़ता था। बहुत सारी चीजें हुए और उसके बाद बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, बहुत सारे कम्युनल दंगे भी हुए हैं। यहाँ भी, इधर भी ऐसे ही हुआ, इधर भी कुछ गांव ऐसे थे, यहाँ पर भी ये लोग मुस्लिम की आबादी देख करके किए थे बंगाल विभाजन। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ गांव ऐसे थे जहां पर बांग्ला वाले बंगाल मूल के ज्यादा थे, मुस्लिम कम थे। और ऐसे ही यहाँ पर कुछ गांव ऐसे थे जहां मुस्लिम आबादी के ज्यादा थे। तो यहाँ पर भी विवाद हुआ, हालांकि वो धीरे धीरे करके सेटलमेंट किया गया। तो भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को होता है और फिर विभाजन के बाद 15 अगस्त को मध्य रात्रि से भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाता है। लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच आती है, फर्स्ट स्पीच, और उसके बाद से भारत आजाद होता है। लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक दुखद घटना होती है। बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना करने ये गए थे महात्मा गांधी जी और दिल्ली में। तो वहां पर नाथूराम विनायक गोडसे नाम के एक शख्स ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जहां पर महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, उस जगह का समाधि स्थल जो बनाया गया है उसको राजघाट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये थी महात्मा गांधी जी की लाइफ स्टोरी, शुरुआत से लेकर के 2 पार्ट में हम लोगों ने अंत तक जाना। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनका हमेशा से कहना रहा, माई लाइफ इज ए मैसेज। इनकी लाइफ ही एक मैसेज है, एक संदेश देती है। इन्होंने जिस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, बहुत बड़े बड़े प्रेशर आए, लेकिन ये कभी झुके नहीं और अहिंसा का मार्ग जो है वो कभी छोड़े नहीं। इसी वजह से अहिंसा का जो मार्ग है ये आपको हमारे संविधान में भी दिखता है। इसकी झलक आपको दुनिया भर के जो बड़े बड़े जो देशों के संविधान है उनमें भी इसकी झलक दिखती है। कोशिश की जाती है कि अहिंसा का मार्ग अपनाया जाए। यूएनओ भी इसी मकसद से बनाया गया। और इसके अलावा भी आज भी वो तरीका है, अगर आप अपनी भी लाइफ में उतार करके देखोगे कि जो काम आप सविनय पूर्वक या अहिंसा रूप से जो काम आप करवा सकते हो, मनवा सकते हो, विनय पूर्वक जो चीजें कर सकते हो, वो हिंसा से नहीं होती है। हिंसा से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं कई कई बार। फिलहाल ये तो हमारी एनालिसिस थी, हमारी वीडियो थी। इसमें बहुत सारे इतिहासकारों के मत मैंने लिए हुए हैं अलग अलग जगहों से। उनका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह भी दे दूंगा। आप लोग अगर चाहते हो तो वहां से जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो सारी घटनाओं को। इसमें कोई भी राय मेरी नहीं है खुद की। और दूसरी बात, इस पर आपकी क्या राय है वो मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो भी राय है, जो भी ओपिनियन है, मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमसे जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीएस सफलता बैच भी आया हुआ है, अपना मोस्ट पॉपुलर बैच है एमजेटी एजुकेशन का। आप 18 महीने की वैलिडिटी के साथ ये पा सकते हैं। इसमें आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा, भूगोल पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमी, पॉलिटी और करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के सब कुछ पढ़ाया जाएगा इसमें, कंप्यूटर तक। ये बैच जो है आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। वहां पर जाकर के आपको वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है और सब्जेक्ट वाइज में जाकर के इसको परचेज करना है। कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको जगह जगह व्हाट्सएप का आइकन दिखा मिलेगा, उसको टच करना, सीधे पहुंचोगे व्हाट्सएप पर और मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा पूरा सहायता वहां पर किया जाएगा आपका। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। कैसी लगी है आप जरूर बताइएगा। पार्ट 1 जरूर देखिए। और हाँ, यहाँ तक अगर आप देखते आए हो तो बाकी की ये जो प्लेलिस्ट है इसको भी देखिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आए हुए हैं। आप भी अगर चाहते हो कि ऐसे और कोई वीडियो मैं बनाऊं डीप एनालिसिस करके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लेकर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।